हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है क्लास 9th के लिए, जिसमें मैं एस चंद लखमीर सिंह मंजीत कौर की जो बुक है ना उसके क्वेश्चन आंसर्स करा रहा हूँ। ऑलरेडी 2 वीडियो मेरी आ चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो पहले उन 2 वीडियोज को देख लो। यानी हम सीक्वेंस में लखमीर सिंह के सारे क्वेश्चन आंसर्स करते हुए जा रहे हैं और चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन 2 वीडियोज को देख कर आओ। तो स्टार्ट करते हैं अपन के क्वेश्चन नंबर 24 से। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, what are the quantities on which the amount of work done depend। यानी जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो किस किस क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। तुम्हें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, ये होती है हमारी फोर्स और ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। क्लियर है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी एक तो फोर्स बढ़ेगी कम होगी, वर्क पर फर्क पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा ज्यादा होगा, वर्क पर फर्क पड़ेगा। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे मैसेज में कि सर एक और भी तो होता है, कॉस थीटा होता है, वो भी तो बता दो। एफ एस कॉस थीटा या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो थोड़ी सी बात आज इसकी भी कर लेता हूं। देखो, हमारा वर्क डन इस बात पर तो डिपेंड करता ही है कि फोर्स कितनी लगी, और इस बात पर भी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। साथ में ये भी देखता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना था, जो कि बताया जाता है कॉस थीटा से। कॉस थीटा क्या है, एंगल। ये एंगल को बता रहा है। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आया। जैसे कि अब आपको याद आएगा कि अगर कोई बॉडी है जिसका फोर्स लग रही हो इस डायरेक्शन में, या मान लो फोर्स लग रही हो इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो इस डायरेक्शन में, तो भाई रिलेशन कुछ और आता था। अगर मान लो कि सेम बॉडी हो, सेम फोर्स हो और नीचे की तरफ लग रही हो और डिस्प्लेसमेंट सेम हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो और फोर्स भी सेम हो, डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो, फोर्स भी सेम हो, डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो, फोर्स भी सेम हो, एंगल बदल जाए, भैया वर्क डन बदल जाता है। तो क्या मैं इस बात को नहीं कहूं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अलावा एक तीसरी चीज भी है जिस पे वर्क डिपेंड करता है, वो है एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना, बात समझ आई ना। एक बात बताओ, सेम फोर्स सेम डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर भी सेम फोर्स सेम डिस्प्लेसमेंट इस वाली बॉडी के, लेकिन दोनों बॉडी का वर्क डन अलग अलग क्यों, जब फोर्स सेम डिस्प्लेसमेंट सेम। तो यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अलावा कोई तीसरा भी है प्रेजेंट जिस पे वर्क डन डिपेंड करता है, वो तीसरा है कॉस थीटा, यानी एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चूंकि इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो वर्क डन आता है 0। वर्क डन आता है 0, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है वो है 0 डिग्री, तो वर्क डन आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कितना आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि cos 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। cos 0 की वैल्यू होती है 1। क्लियर है। तो हमें से पूछा गया था कि भाई किस किस पे वर्क डिपेंड करता है, तो वर्क डिपेंड करता है फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में। यानी कि अगर डायरेक्शन सेम है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, तो उन दोनों के बीच में एंगल होगा 0, वर्क डन निकलेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 90 डिग्री, वर्क डन आएगा 0। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, कैसे है मेरे भाई, अपोजिट, फोर्स लग रही है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, तो आपका जो वर्क डन आएगा वो आएगा नेगेटिव में। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वही जो मैंने भी बोला, वर्क डन किस पर डिपेंड करता है, एफ डी एंड कॉस थीटा, वेयर एफ इज द फोर्स, डी इज द डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आप इसे नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर सकते हो। और दूसरी बात, मैं इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो टेंशन वाली बात नहीं, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। अगर आपको लग रहा है कि साथ के साथ नोट डाउन करना है तो मेरे भाई साथ के साथ नोट डाउन कर लो, वरना इसकी पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से सीधा इस पीडीएफ को उठाओ और नोट डाउन कर लो आंसर्स। ठीक है, अभी फिलहाल समझने में फोकस करो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इज इट पॉसिबल दैट अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी बट स्टिल द वर्क डन इज 0। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी पे फोर्स लग रहा हो और वर्क डन हो रहा हो, फिर भी जो वो है वर्क है वो 0 रहे। इज इट पॉसिबल दैट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी बट स्टिल द वर्क डन इज 0। हाँ भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। एक्सप्लेन गिविंग वन एग्जाम्पल। कब पॉसिबल है, देखो मेरे भाई, कोई एक बॉडी, अभी भी बात की थी, ठीक है, इस पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में,
डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो भाई कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भाई, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन वर्क डन कितना है, 0। तो वही इन्होंने बोला कि एक एग्जांपल दो। तो एग्जांपल क्या है, कोई भी कुली अपने सर पर सामान लेके चल रहा है, तो सामान लेके कुली जब चल रहा है तो हो क्या रहा है, सामान रखा है सर पे, तो फोर्स कहां लग रही है उसकी, नीचे, और कुली कहां बढ़ रहा है, आगे की तरफ, वर्क डन कितना होगा, 0। या ऐसे समझ लो, आप कोई सूटकेस है, आप सूटकेस पकड़ के चल रहे हो, तो जब आप सूटकेस पकड़ के चल रहे हो तो जो सूटकेस का जो फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है, नीचे, और सूटकेस भड़का रहा है आगे की तरफ, तो फोर्स लग रहा है नीचे, सूटकेस जा रहा है आगे की तरफ, यानी वर्क कितना हो गया, 0। तो क्लियर है मेरे भाई कि ऐसा पॉसिबल है कि फोर्स भी लगे और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो फिर भी वर्क 0 आए। क्लियर है? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आ जाओ। ठीक है, यस इट इज पॉसिबल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉन जीरो बट स्टिल द वर्क डन इज 0। इन्होंने बता दिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉय थ्रोज अ रबर बॉल वर्टिकली अपवर्ड, एक बंदे ने रबर की बॉल को ऊपर फेंका वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव इज डन, तो किस टाइप का वर्क हुआ, पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, इन्होंने बता रखा है किसके कॉन्टेक्स्ट में बताना, बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय। अच्छे का बात बताओ, उस बॉय ने जो फोर्स लगाई उस वाली फोर्स की बात कर रहे हैं। देखो मैंने पहले ही बताया था, कोई एक बॉडी चल रही है, कोई एक बॉडी चल रही है, तो देखो यहां कितनी फोर्स हो सकती हैं, एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स, एक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स जो कि रोकने की कोशिश कर रही है बट रोक नहीं पा रही, और एक फोर्स जो इस बॉडी की फोर्स, फोर्स बाय बॉडी। तो समझ रहे हो ना कि भैया तीन तीन फोर्स लग रही हैं, कि बॉडी आगे बढ़ रही है यानी फोर्स बॉडी का लग रहा है, बॉडी चल रही है यानी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, बॉडी है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो आपको मेंशन करना पड़ता है भैया ये वाली फोर्स की स्टडी कर रहे हो या ये वाली फोर्स की स्टडी कर रहे हो या ये वाली फोर्स की स्टडी कर रहे हो। तो क्लियर है ना? तो जब भी फोर्स की स्टडी करते हैं ना तो क्लियर किया जाता है कौन सी वाली फोर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां हमसे वही बोला गया है कि भाई जो लड़के ने फोर्स लगाई उसकी वजह से बताओ, लड़के ने फोर्स कहां लगाई, ऊपर, लड़के ने फोर्स लगाई ऊपर, बॉडी भी कहां गई, ऊपर, फोर्स भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी सेम। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर भैया जिधर फोर्स लगाओ उधर ही बॉडी चली जाए, जिधर फोर्स लगाओ उधर ही बॉडी चलती चली जाए, तो समझ जाना वर्क डन पॉजिटिव है। तो इस बंदे ने जो फोर्स अप्लाई की उसकी वजह से जो वर्क डन हुआ वो क्या हुआ मेरे भाई, पॉजिटिव वर्क डन हुआ। बिल्कुल क्लियर है? अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, अब भैया बॉडी है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो मुझ पे भी लग रही है इस टाइम, हर बॉडी पे लगती है, चाहे हम चले चाहे हम ना चले, चाहे हम ऊपर जाएं चाहे हम नीचे जाएं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगती रहती है। लेकिन इस बार स्टडी की जा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जो लड़के ने फोर्स लगाई, जो लड़के ने फोर्स लगाई और बॉडी ऊपर की उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उसको इग्नोर मार दिया कि भैया उसकी बात हम कर ही नहीं रहे, हमें उस मतलब ही नहीं उस लड़के ने कितनी फोर्स लगाई, हमें मतलब है तो जो बॉडी ऊपर गई, कैसे गई, भाड़ में गया, उस लड़के ने फोर्स लगाई थी हमें कोई मतलब नहीं है, हमने बस इतना देखा बॉडी ऊपर गई और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है। अब बताओ वर्क डन क्या है, बात समझ आई या नहीं आई? बॉडी तो ऊपर गई, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, बॉडी ऊपर गई, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, अपोजिट हो गए नहीं हो गए, बॉडी ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। तो हमने पढ़ा था कि भैया फोर्स अलग हो, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग हो या कोई भी फोर्स अलग हो, बॉडी का मूवमेंट अलग हो, अगर अपोजिट है वर्क डन इज नेगेटिव। तो बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क डन। क्लियर है? तो भाई एक ही बॉडी पर एक ही सिचुएशन पे पॉजिटिव वर्क डन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। समझे ना? मैंने पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस की थी ये वाली बात। देखो भाई ये डिपेंड करेगा फोर्स पे, आपने फोर्स बदल दी नेचर बदल जाएगा वर्क डन का, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से जीरो हो जाएगा। आई थिंक अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो उसका ही आंसर लिखा हुआ ए वाले का और बी वाले का। ठीक है, बंदे ने ऊपर बॉल फेंकी तो लड़के की वजह से जो फोर्स लगी ऊपर की तरफ और बॉडी का मूवमेंट भी हुआ ऊपर की तरफ, तो वर्क डन क्या, पॉजिटिव। बॉडी गई ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स लगी नीचे, वर्क डन क्या, नेगेटिव। बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन इज पॉजिटिव बाय द फोर्स अप्लाइड बाय अ बॉय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
राइट द फॉर्मूला फॉर वर्क डन ऑन अ बॉडी व्हेन बॉडी मूव एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कहने का मतलब ये है कि बॉडी मूव कर रही है। देखो अब तक क्या होता था भाई, बॉडी ये रही, एम मास की बॉडी है, मूव कर रही है, फोर्स भी लगा इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इस तरफ। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इस तरफ। लेकिन अब क्या हो रहा है, इन्होंने बोला है कि फॉर्मूला हमें बताओ जब एक एंगल पर है डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। यानी कुछ इस तरीके की कहानी है कि बॉडी तो ये है, उस पर फोर्स लग रही है इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ। समझ में आई नहीं आई? जो इन्होंने कंडीशन रखी है हमारे सामने वो ये रखी है। यानी एक एंगल पे से आप ऐसे समझ सकते हो कि आप ट्रॉली को खींच के ले जा रहे हो। तो जब आप ट्रॉली को खींच के ले जाते हो तो क्या होता है, आप एक एंगल पे फोर्स लगाते हो और ट्रॉली आगे की तरफ चलती आती है। तो वो आपका न तो ऐसे खींचते सीधी ट्रॉली को, ठीक है, और न परपेंडिकुलर खींचते। आप कैसे खींचते हो, एक एंगल पे, यानी उसे लिटा देते हो ट्रॉली को और फिर ऐसे खींचते हुए चलते जाते हो। क्लियर है? तो वही यहाँ पे हो रहा है कि भैया एक बंदा यहाँ से इस ट्रॉली को खींचते हुए ले जा रहा है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो चल रहा है इस डायरेक्शन में। तो क्या फॉर्मूला होगा? यानी कि अब ये चाहता है कि वर्क डन के फॉर्मूले में एंगल को लाओ। पहले हम वर्क डन का फॉर्मूला क्या बोलते थे, हम बोलते थे वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम बोलते थे भैया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 2 वीडियो में मैंने यही बोला है और हमारी क्लास में भी यही बोला जाता है कि भैया वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां तो कोई भी एंगल की बात नहीं होती। आपकी बात मेरे भाई बिल्कुल सही है। होता क्या है मैं बताऊं, यहां पर जो एंगल होता है वो होता है 0। एंगल कितना होता है? 0। तो एंगल 0 होने की वजह से, एंगल 0 होने की वजह से एंगल की हम बात नहीं करते। यहां पर भी एंगल आना चाहिए नो डाउट, पर हम बात क्यों नहीं करते? एंगल की वैल्यू होती है 0, तो जो हमारा cos 0 होता है वो बन जाता है 1। और cos 0 1 का मतलब अगर तुम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या उखाड़ लोगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 1 रहेगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही। तो वही वाली बात है कि 1 का मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, तो इसीलिए लिखते थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब बात खुल चुकी है, राज खुल चुका है। तो भैया अब तुम्हें एंगल उसमें मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि साफ साफ कह दिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक एंगल पर है। अब नहीं चलेगा कि भैया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में एंगल 0 हो गया, हर बार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में एंगल 0 हो गया ना। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक एंगल पे, अब एंगल 0 नहीं होगा। इट मींस अब हमें मेंशन करना पड़ेगा, तो कर दो मेंशन। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम पहले भी लिखते थे, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और साथ में लिख दो मेरे भाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। तो ये आपका बन गया नया फॉर्मूला, जिसमें वेयर थीटा इज द एंगल, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी ये रहा थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल। तो उन्होंने पूछा था राइट द फॉर्मूला फॉर वर्क डन व्हेन द बॉडी मूव्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल। भैया मीनिंग दे दो, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल क्लियर है? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, वरना आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो वही वहां पर समझाया भैया वर्क डन का फॉर्मूला, एफ डी कॉस थीटा, वेयर डब्ल्यू वर्क डन, एफ फोर्स, डी डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। यानी काइनेटिक एनर्जी मूविंग बॉडी की स्पीड पर कैसे डिपेंड करती है? तो भाई हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो भैया किससे बोली गई है? स्पीड से। तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में रिलेशन पूछा गया है, तो निकाल दो अलग। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v², इस तरीके से डिपेंड करती है। यानी अगर आपने वेलोसिटी को डबल करने की कोशिश की तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 टाइम्स। फिर से समझो, अगर वेलोसिटी को 2 टाइम्स करने की कोशिश की तो वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर 4, यानी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी को 3 टाइम्स करने की कोशिश की तो 3 का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी को 4 टाइम्स कोशिश की तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे डिपेंड करती है? वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? यानी जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी उसके स्क्वायर में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इक्वल अमाउंट में नहीं बढ़ती, उसके स्क्वायर में। यहाँ 2 बढ़ाया यहाँ 4 बढ़ेगा, यहाँ 3 बढ़ाया यहाँ 9 बढ़ेगा, यहाँ 4 बढ़ाया यहाँ 16 बढ़ेगा, यानी उसके स्क्वायर में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो भैया हो गया क्लियर कि स्पीड पे कैसे डिपेंड करती है। दूसरी बात हमसे बोला गया मास पे कैसे डिपेंड करती है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास।
यानी आप मास को बढ़ाओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। किस तरीके से? मास को डबल करो काइनेटिक एनर्जी डबल, मास को 3 टाइम्स करो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स, मास को 4 टाइम्स करो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स। तो आप साफ साफ देख सकते हो यहां क्या हो रहा था भैया, काइनेटिक एनर्जी 3 की, वेलोसिटी 3 की, काइनेटिक एनर्जी 9 हो गई, वेलोसिटी 4 की, काइनेटिक एनर्जी 16 होगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, अगर मास 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी भी सिर्फ 3 टाइम्स, उसका स्क्वायर कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स जबकि मास बढ़ाता है 4 टाइम्स। तो दोनों में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस में क्वेश्चन चल रहे हैं, अपनी लक्ष्मी सिंह की बुक खोल लो एस चंद की, 1 बाय 1 सारे आंसर्स करते हो। आपको तेरा पॉजिटिविटी मिल रही है ना कि मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स करा रहा हूं, और फिर भी अगर एक छूट जाए मेरे से धोखे से तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि भैया कौन सा वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, ठीक है, जो मैंने नहीं कराया अपने यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसका आंसर है भैया, काइनेटिक एनर्जी कैसे डिपेंड करती है, स्क्वायर ऑफ द स्पीड, काइनेटिक एनर्जी कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। जो मैंने समझाया वही मैंने अपने वर्डिंग में लिख दिया है, क्लियर है, ठीक है। आगे, गिव वन एग्जाम्पल ईच इन विच अ फोर्स डज पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। फिर से वही आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, 3 कंडीशन बताओ, ठीक है। इसका तो मैं आंसर ही दे दे रहा हूं भैया, आंसर लिख लो, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पॉजिटिव वर्क डन, 4 आदमी कार को खींच रहे हैं, जिस डायरेक्शन में कार को धक्का लगाया कार भी उधर ही गई। ऐसा तो नहीं है कार को धक्का लगाया इधर कार मेरी तरफ आ रही है, ना, मैंने कार को धक्का दिया कार उधर गई, तो पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन में क्या बोला है कि स्टोन को ऊपर फेंक दो, स्टोन को ऊपर फेंका, तो नेगेटिव वर्क डन, कंफ्यूज मत होना। अगर आपने मेंशन किया कि जो मैंने फोर्स लगाई उस फोर्स के अकॉर्डिंग तो भैया पॉजिटिव ही है, लेकिन यहां पे देखो मैंने लिख दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो मैंने बॉल को ऊपर फेंका, लेकिन मैंने अपनी फोर्स की जगह ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टडी की, अपनी फोर्स हटा दी और किसकी स्टडी की, ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो नेगेटिव वर्क डन। यानी बॉल को ऊपर फेंक दो और अब बोलो सॉरी, अब बोलो कि भैया बॉल ऊपर गई ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है, बताओ कौन सा वर्क डन, तो नेगेटिव वर्क डन। अगर बॉल ऊपर गई और हमारी वाली फोर्स इंक्लूड हो गई तो पॉजिटिव वर्क डन। तो इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लो, गांठ मार के रख लो कि भैया फोर्स पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, सिचुएशन पे नहीं करता कि सिचुएशन देखी अच्छा बॉल ऊपर गई पॉजिटिव, ना, रट्टा नहीं मानना। बॉल ऊपर गई फिर सोचो कि बॉल ऊपर गई कौन सी वाली फोर्स की स्टडी करना चाह रहा है, ये जो बॉल ऊपर फेंकने के लिए लगाई है फोर्स उसकी स्टडी कर रहा है कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टडी कर रहा है, तब जवाब देना वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मुझसे बोला गया था नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल दो, मैंने बोल दिया ग्रेविटेशनल फोर्स और बॉडी इज ऊपर पहुंचा दी। नेक्स्ट, जीरो वर्क डन, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय सन ऑन द अर्थ इज जीरो। तो ये सोलर सिस्टम पे आ गए हैं, तो देखो ये सन होता है हमारा बीच में, ठीक है, अर्थ हमारी इस तरीके से रिवॉल्व करती है, तो इनके जो बीच में एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो कहने का मतलब वही है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कैसे भी एंगल हो जाए 90 डिग्री। तो उन्होंने इसको क्यों पकड़ लिया, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सर्कल के अंदर जो रेडियस होती है उसका इस टेंजेंट पर कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो समझ लो किसी भी सेंटर से जो ये रेडियस बनती है किसी भी टेंजेंट पर, तो इस पॉइंट पर कितना एंगल बनता है, 90। तो भैया मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, इस डायरेक्शन में अगर कोई चीज रिवॉल्व कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगती है, इधर रेडियस के अलोंग। और बॉडी जब मूव करती है तो उसका डायरेक्शन हम क्या बोलते हैं, जब भी रोटेशनल मोशन होता है हम बोलते हैं भैया जिस पॉइंट पे बॉडी की टेंजेंट बनेगी वही डायरेक्शन है बॉडी के मूव करने का। तो अगर इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगी वो इस पॉइंट वाली बॉडी की डायरेक्शन बता रही है, यानी डायरेक्शन इस तरफ, फोर्स इस तरफ, कितना एंगल 90 डिग्री। और हम जानते हैं अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 हो जाए तो वर्क डन जीरो। तो भाई समझाया, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय सन ऑन द अर्थ, सन कहां है हमारा सेंटर में, अर्थ कहां है हमारी इधर, तो सन और अर्थ के बीच में कितना एंगल बन गया भैया, नेगेटिव, तो वर्क डन हो गया जीरो। ठीक है, आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट है अपन का क्वेश्चन नंबर 30। अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, ठीक है भैया, एक बॉल है जिसका मास है 200 ग्राम और मुझे साफ साफ दिख रहा है ये एसआई यूनिट में तो है नहीं, एसआई यूनिट में होना चाहिए, हमने पढ़ा है ना फिजिक्स के अंदर, जब भी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो वो सारी की सारी वैल्यू अपनी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होनी चाहिए, यानी कि एसआई यूनिट में होनी चाहिए। तो भैया कर दो, कितना हो जाएगा 0.2 kg। अब कुछ बच्चे अगर बोले भैया 200 ग्राम से 0.2 kg कैसे हो गया, तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है, तुम्हें ये पता होना चाहिए था, अगर नहीं पता तो बता देता हूं। हम जानते हैं कि जब भी ग्राम से केजी में करना हो तो किसका डिवाइड करते हैं,
1000 का 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा और 10 से 2 0.2 kg। तो अब समझ में आ गया कि 200 ग्राम 0.2 kg कैसे बना। ठीक है भाई आगे बढ़ो। हाइट है 5 मीटर, हाइट है ऑलरेडी एसआई यूनिट में है, डिस्टेंस की तो एसआई मीटर ही होती है। ठीक है भाई। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगी, एक बॉल है या कोई एक बॉडी है मास m की, जब ये ग्राउंड पे पहुंची तो इस पॉइंट पे बतानी है काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अब वो तो मैं निकाल दूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मेरे भाई हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। समस्या मेरे सामने एक है कि मुझे वेलोसिटी नहीं पता। जब वो बॉडी ग्राउंड पे आई तो मुझे वेलोसिटी नहीं पता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बोलता है कि भैया जितनी वेलोसिटी हो उसके अकॉर्डिंग हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। पर यहाँ तो इन्होंने मास दिया, बहुत अच्छा किया। हाइट दी, हाइट का करूँ क्या? मुझे तो वेलोसिटी चाहिए थी, इन्होंने यानी कि हाइट मुझे दे दी बट वेलोसिटी नहीं दी। तो अब क्या किया जाए? तो अब किया कुछ ना जाए, सीधी वेलोसिटी निकाली जाए। वेलोसिटी कैसे निकालें? अब याद करो अपनी इक्वेशन ऑफ मोशंस को। किसको याद करो? इक्वेशन ऑफ मोशन जो की थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उनको याद करो और यहाँ पे पुट करो। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए भैया v। अब देखता हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कौन सा इक्वेशन लगाऊं। तो मैं देखता हूँ वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as काम आ जानी चाहिए, 2as। तो देखो भैया बॉडी को छोड़ा, जब छोड़ते हैं तो u 0, ठीक है, प्लस 2 a की वैल्यू एक्सीलरेशन किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी का क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 10, यानी फिक्स होता है 10 लगा दिया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जितनी हाइट से नीचे आया। मैंने कहा इन दोनों के बीच की हाइट है 5 मीटर, तो अगर बॉडी यहां से यहां तक आई तो सीधी सी बात है उसने डिस्प्लेसमेंट भी कितना चला मेरे भाई? 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट पुट कर दिया 5 मीटर। तो यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस 100, और यहां से अगर मैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बोल रहा हूं तो वी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। वी स्क्वायर जब ये हटेगा तो क्या बनेगा मेरे भाई? अंडर रूट। ठीक है, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमें हाइट की हेल्प से हमें पता चल गया भैया वेलोसिटी कितनी है। वैल्यू पुट कर दो। हाफ मास कितना बोल रहा है वो? 0.2, वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10। सॉल्व कर दो, ठीक है, यानी 5 टू 10, यानी काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरे भाई 10 जूल। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट रहेगा। बस इसमें फर्क इतना था कि भाई काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी लेकिन वेलोसिटी गिवन नहीं थी। हमें हाइट गिवन थी, हमें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पता था यानी हाइट गिवन थी, और हमें एक्सीलरेशन तो पता ही होता है। तो मैंने इस वाली फॉर्मूले को लगा के वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यहां से निकाला पहले v को, और जो v निकाला वो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। क्लियर है? किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट सेक्शन को भर दो, कमेंट कर दो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। बॉडी का मोमेंटम निकालना है। अब आधे से ज्यादा बच्चे तो मोमेंटम ही भूल गए होंगे। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है ना मोमेंटम, याद आ रहा है? नहीं आ रहा? फिर मोमेंटम याद दिला देता हूं, फिर क्वेश्चन को करना। तो मोमेंटम क्या होता था भैया? मोमेंटम होता था, मोमेंटम को डिनोट करते थे पी से। याद आया? नहीं आया? अब भी नहीं याद आ रहा? पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम, याद कर लो। यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड। नहीं याद आ रहा? चलो कोई बात नहीं। मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से, डिनोट हो गया। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब तो याद आ गया मेरे भाई, अब बचा ही क्या है इसमें याद दिलाने को। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है भैया, तो ये पी की वैल्यू निकलवा रहा है। किसकी निकलवा रहा है? पी की। ठीक है, तो निकालते हैं। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हो गया ना मोमेंटम, ठीक है। पी इज इक्वल टू होता है एम वी। तो देखते हैं जो इन्होंने पूछा है वो कैसे निकलेगा। ठीक है, अब आ जाओ। फाइंड द मोमेंट ऑफ बॉडी। मास है 100 ग्राम, मास है 100 ग्राम। तो फिर से भैया इसने ऐसा यूनिट में नहीं दिया तो फिर से कर लो 0.1 kg। फिर से समझा दूं, 100/1000। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, आ गया ना 0.1। तो भाई तो लिखा 100 ग्राम 0.1 kg। ठीक है भाई, और क्या गिवन है? काइनेटिक एनर्जी गिवन है। कितनी गिवन है? 20 जूल, यानी 20 जूल काइनेटिक एनर्जी गिवन है। पूछा क्या है? मोमेंटम। अब भैया थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्या पूछा है? मोमेंटम। पी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हम सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। साइड में लिख देता हूँ फॉर्मूला मोमेंटम का। पी इक्वल टू होता है एम इंटू वी। साइड में लिख के रख ले रहा हूँ, यानी कैसे भी मुझे एम इंटू वी चाहिए।
m इंटू वी की जगह वी स्क्वायर है। अब क्या करूं, वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी नहीं गिवन है। अगर मैं m इंटू वी ले लूं और v को छोड़ दूं तो मुझे v नहीं पता। तो एक काम करते हैं, इन दोनों तरफ मास का डिवाइड कर दूं, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर दूं। देखो इतना तो पता है, अगर दो इक्वेशन है तो उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो फर्क नहीं पड़ता। तो मल्टीप्लाई बाई बोथ ऑन, मल्टीप्लाई बाई m ऑन बोथ साइड, तो m मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ भी मैंने m का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया m स्क्वायर, ये बन गया v स्क्वायर। हाँ के ना कोई दिक्कत, इधर भी m का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी m का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे जब m का मल्टीप्लाई किया तो m इंटू m बन गया m स्क्वायर, v स्क्वायर भैया पहले से लिखा हुआ, कोई दिक्कत, ठीक है। m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। अब देखो मास और वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख दूं, मास और वेलोसिटी का होल स्क्वायर, क्योंकि m इंटू वी का स्क्वायर भी तो यही होगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आगे बढ़ जाऊं। अब इसे नोट डाउन कर ले रहा हूं उधर, m इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना बचा, हाफ। अब ध्यान से समझना, मास इंटू वेलोसिटी, जो ये मास इंटू वेलोसिटी, क्या मैं इसको p लिख दूं भैया, मास इंटू वेलोसिटी p के इक्वल है, तो मास इंटू वेलोसिटी की जगह p लिख दूं, लिख दो। तो मास इंटू वेलोसिटी की जगह p लिख दूंगा, तो m इंटू वी का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर, हाँ या ना, यहां तक बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। हाफ हाफ लिखा, एम वी को मैंने p लिखा, चूंकि एम वी का स्क्वायर, तब एम वी तो बन गया p, तो p का स्क्वायर चढ़ा दिया। यहां से इस वाले स्टेप तक कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब वैल्यू पुट कर दो, करना चाहो तो m की वैल्यू 0.1 kg, 0.1। काइनेटिक एनर्जी भैया कितना है, 20 जूल, 20 जूल कर दिया, 1/2 p स्क्वायर पूछा गया है। 2 किस में है, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में इधर भी ले आओ, 0.1 इंटू 20 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना बचा, p स्क्वायर, हाँ के ना, कोई दिक्कत, यानी p स्क्वायर हाफ था, 2 डिवाइड में था तो इधर आके हो गया मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 0.1 इंटू 20 इक्वल्स टू, इधर बचा सिर्फ p स्क्वायर, और p की ही वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है भैया, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, 10 से 20 2 टाइम्स गया, तो 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 4 इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब हम सबको पता है कि जब स्क्वायर होता है, अगर वो अपनी साइड चेंज करता है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो अंडर रूट बन जाता है, तो अंडर रूट 4 इज इक्वल्स टू p, अंडर रूट 4 क्या होता है 2, तो p इक्वल्स टू आ गया 2, यूनिट लिख दो, यानी p इज इक्वल्स टू 2 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम कितना आ गया, 2 kg मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। लगता तो नहीं है कोई डाउट बचा होगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो ना तो मुझे कमेंट कर देना नीचे, तो मैं आपको बता दूंगा। वही अपन को आंसर समझाया गया है कि जो मोमेंटम आया 2 kg मीटर पर सेकेंड, चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। मास गिवन था, चेंज किया, काइनेटिक एनर्जी गिवन थी, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, यहाँ हम लिखते गए, मास का मल्टीप्लाई दोनों तरफ किया, समझ गए ना, मास का मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि ये p बन सके, मास इंटू वेलोसिटी p बन सके, और ये p स्क्वायर किया, सॉल्व किया तो कितना आ गया 2 kg मीटर पर सेकेंड। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेरे भाई कमेंट कर देना। आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 31 तक। अब मेरी सीरीज में ये वीडियोस चल रही है सीक्वेंस में, अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी क्वेश्चन नंबर 32 से, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। तो आपको कुछ भी पूछना हो या आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।